सो हम लोग अपना टॉपिक जो है वो कंटिन्यू करते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर का। इसमें सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी टिश्यू कल्चर आप करो, चाहे वो एनिमल टिश्यू कल्चर हो या प्लांट टिश्यू कल्चर हो, हमें स्टेरिलाइजेशन का बहुत ध्यान रखना है। तो स्टेरिलाइजेशन बेसिकली क्या मतलब है, तो अगर हम अपनी जो लैंग्वेज है उसमें समझें, स्टेरिलाइजेशन का मतलब होता है डिसइंफेक्ट करना, यानी कि किसी भी पैथोजन को ग्रो नहीं होने देना है। पैथोजन मतलब बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है और फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम मीडिया बना रहे हैं तो हमें उसको स्टेरलाइज करना है, अगर हम प्लेटिंग कर रहे हैं तो हमें उसको स्टेरलाइज करना है, अगर हम कोई प्लास्टिक वेयर, कोई ग्लास वेयर या लैमिनार फ्लो में यूज़ कर रहे हैं, स्कैल्पल वगैरह जो है ये यूज़ कर रहे हैं, तो हमें उसको सबसे पहले स्टेरलाइज करना पड़ता है, तो डिसइंफेक्ट करना पड़ता है, यानी कि किसी भी हार्मफुल पैथोजन से को हमें रिमूव करना है अपने कल्चर से। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम, यही सारी चीज़ें जो हैं हम आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंट्रोडक्टरी पार्ट देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ किलिंग और रिमूविंग बैक्टीरिया एंड ऑल अदर फॉर्म्स ऑफ द लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर स्पेयर्स फ्रॉम द प्रिपरेशन, यानी कि किसी भी तरीके का माइक्रोब्स हो, चाहे वो बैक्टीरियल हो, फंगल हो, प्रोटोजोअन्स हो, ठीक है, जो कि न्यूट्रिएंट मीडियम में ग्रो हो सकते हैं। पता चला आप प्रोटोप्लास्ट कल्चर कर रहे हो या प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हो, तो टिश्यू के साथ साथ वो कॉलोनी भी अपनी ग्रो कर लेगा अगर आपने इसको स्टेरलाइज नहीं किया, मीडिया को स्टेरलाइज नहीं किया। ठीक है, तो हमें उसको स्टेरलाइज करना है, तो किसी भी तरीके के माइक्रोब्स की किलिंग को कर देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है, इंपॉर्टेंस है स्टेरलाइजेशन का, प्रिवेंट्स द ग्रोथ ऑफ डिजीज, किसी भी तरीके का जो डिजीज है वो ग्रो ना कर सके। ये डिजीज हमने मेडिकल टर्म्स में कहा क्योंकि अगर मान लो आपके स्टमक में कोई चला जाता है, कोई माइक्रोब चला जाता है, ठीक है, और किसी पेशेंट का ऑपरेशन हुआ और जो इंस्ट्रूमेंट्स उन्होंने यूज़ किए वो स्टेरलाइज नहीं थे, उसमें कोई माइक्रोब्स रह गया, तो वो क्या चला जाएगा, पेशेंट के अंदर चला जाएगा, पेशेंट के अंदर जाएगा तो वो कोई डिजीज कॉज करेगा सेल के अंदर जाके, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं डिजीज को। प्रिवेंट्स द स्प्रेड ऑफ डिजीजेस, तो डिजीज को फैलने से हम रोक सकते हैं। एंड प्रिवेंट्स द डबल सर्जरीज, कि अगर मान लो एक सर्जरी हुई तो उसमें कोई कंटामिनेशन रह गया, कोई बैक्टीरिया रहेगा जो अंदर जाके इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, ठीक है, तो उसको दोबारा सर्जरी करनी पड़ेगी, तो हम इन सर्जरीज से भी हम बच सकते हैं। तो ये तीनों टर्म्स तो बेसिकली मेडिकल टर्म्स में था, बट हमारे बायोटेक्नोलॉजी में इसके क्या क्या मतलब है इसका वो हम देखेंगे। ठीक है, तो मेथड्स क्या क्या हैं, तो इसके कुछ फिजिकल मेथड्स होते हैं, कुछ केमिकल मेथड्स होते हैं। फिजिकल मेथड्स में जैसे हम पढ़ेंगे आपका ड्राई हीट डिस्टिलेशन, ठीक है, फिर मॉइस्ट हीट डिस्टिलेशन, फिर डिस्टिलेशन बाय रेडिएशन, फिर फिल्ट्रेशन, या जो कि मैकेनिकल मेथड में आता है। ठीक है, तो ड्राई डिस्टिलेशन में हम क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि इंसेनरेशन कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लेम के थ्रू, रेड हीट या हॉट एयर का यूज कर सकते हैं। रेड हीट का मतलब कि हम जो इंस्ट्रूमेंट को, जैसे कि हम कल्चर कर रहे हैं तो हम कल्चर लूप का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको हम पहले क्या करते हैं, स्प्लिट लैंप के ऊपर रेड हॉट कर लेते हैं, यानी कि रेड हॉट का मतलब उसमें अगर कोई माइक्रोब्स रह भी गया वॉशिंग के बाद तो वो किल हो जाए। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं, इस तरीके के डिस्टिलेशन को हम कहते हैं ड्राई हीट डिस्टिलेशन। दूसरा है मॉइस्ट हीट डिस्टिलेशन। मॉइस्ट डिस्टिलेशन हम लोग केमिस्ट्री में भी पढ़ चुके हैं, ये पॉस्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन और ऑटोक्लेव, ये सारे के सारे किस में आ जाते हैं आपके मॉइस्ट हीट डिस्टिलेशन। इसमें कहीं ना कहीं वाटर का इन्वॉल्वमेंट होगा, यानी कि इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स में वाटर यूज होगा, और उस वाटर से जो स्टीम बनेगी, जो प्रेशर क्रिएट होगा, उससे जो है माइक्रोब्स किल होंगे। तो ये तीन मेथड है, पॉस्चराइजेशन, टिंडलाइजेशन एंड ऑटोक्लेव। एंड डिस्टिलेशन बाय रेडिएशन, रेडिएशन में यूवी लाइट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग, और जो यूवी लाइट होती है वो नॉन आयोनाइजिंग होती है, और जो एक्स रेज होती है, गामा रेज होती है, ये आयोनाइजेशन रेडिएशंस होते हैं, इसमें आयंस फंक्शन करते हैं। कौन फंक्शन करते हैं, आयंस। ठीक है, एक्स रेज, गामा रेज, बीटा रेज, इन सब का यूज करके हम स्टेरलाइज कर सकते हैं। ठीक है, यूवी लाइट जैसे कि हमें पता है हमारे टिश्यू कल्चर में लैमिनार एयर फ्लो में यूज किया जाता है, उसमें यूवी लाइट होती है, तो हमें अगर वर्क करना है लैमिनार एयर फ्लो में तो हम सबसे पहले हाफ आवर्स के लिए यूवी को ऑन करके रख देते हैं, जिससे कि जो भी कोई कंटामिनेशन हो लैमिनार एयर फ्लो के अंदर वो कंटामिनेशन दूर हो जाए। ठीक है, फिर रहता है आपका फिल्ट्रेशन मैकेनिकल मेथड। मैकेनिकल मेथड में हम डिफरेंट काइंड के फिल्टर्स यूज करेंगे जो डिफरेंट पोर साइज के होते हैं। ठीक है, ये जो फिल्टर्स होते हैं बेसिकली ये हम इसमें वायरसेस को आइसोलेट करने के लिए करते हैं। किसको आइसोलेट करने करते हैं, वायरसेस को, क्योंकि जो बैक्टीरिया होते हैं थोड़े बिगर साइज के होते हैं, जो वायरसेस होते हैं बहुत बहुत माइन्यूट साइज के होते हैं, जिनको शायद हम अपनी नेकेड आई से देख भी नहीं सकते।
तो इनको आइसोलेट करने के लिए हम फिल्टर्स का यूज करते हैं, जैसे कि एब्स्ट्रॉक्ट फिल्टर, ठीक है, सिल्टर्ड फिल्टर, मेम्ब्रेन फिल्टर जो कि मिलीपोर कंपनी का होता है, ठीक है, ठीक है, क्लियर। अब हम आगे बढ़ते हैं अपने केमिकल मेथड के की ओर। जो केमिकल मेथड है उसमें बेसिकली दो तरीके का स्टरलाइजेशन यूज होता है। एक होता है गैसेस स्टरलाइजेशन और दूसरा होता है स्टरलाइजेशन बाय डिसइंफेक्ट, ठीक है। गैस स्टरलाइजेशन में आप कौन कौन से गैस यूज कर सकते हो, जैसे कि इथाइलिन ऑक्साइड गैस यूज कर सकते हो, फॉर्मेल्डिहाइड यूज कर सकते हो और बीटा प्रोपियोलैक्टोज लैक्टोन यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो है वो फॉर्मेल्डिहाइड यूज होता है। कौन सा यूज होता है? फॉर्मेल्डिहाइड। फिर आप स्टरलाइजेशन बाय डिसइंफेक्ट, डिसइंफेक्ट में कौन कौन चीज आती हैं, जैसे कि अल्कोहल्स एंड एल्डिहाइड्स, फिनॉल एंड हैलोजेंस, ठीक है, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। अल्कोहल जैसे कि हम लैब में पता है कि हम किसी भी चीज को सरफेस स्टरलाइजेशन करना है तो हम 70% अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक्सपेरिमेंटली प्रूफ है कि जो 70% अल्कोहल होता है वो किसी भी बैक्टीरियल वॉल को रप्चर करने के लिए काफी होता है। जब बैक्टीरियल वॉल ही खत्म हो जाएगी तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा, ठीक है। तो डिसइंफेक्शन में हम ये सारे केमिकल्स हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम फिर से शुरू करते हैं जो कि हमारा फिजिकल मेथड्स थे, ठीक है। उसमें सबसे पहला था हमारा हीट स्टरलाइजेशन, ठीक है। हीट स्टरलाइजेशन जो है एक रैपिड मेथड है, यानी कि एक फास्ट मेथड है। इसका मैकेनिज्म क्या है, ये बेसिकली करता क्या है, तो ये क्या करेगा कि कोई भी जो बैक्टीरिया है उसका जो प्रोटीन का जो सिस्टम है, प्रोटीन को डीनेचर कर देगा, और किसी भी बैक्टीरिया के प्रोटीन को डीनेचर कर दो तो ऑटोमेटिकली वो खत्म, ठीक है। ऑक्सीडेटिव डैमेज करेगा, टॉक्सिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा ये सेल के अंदर, बैक्टीरियल सेल के अंदर, ठीक है। और जिसकी वजह से क्या होगा, क्या कहते हैं, वो जो बैक्टीरिया है वो किल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट देखते हैं हम सनलाइट ड्राइंग, ठीक है। सनलाइट ड्राइंग में क्या होता है कि एक्शन प्रिमिनरली ड्यू टू यूवी रेज, जैसे कि आपको पता है सनलाइट में यूवी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो उसमें भी हम ड्राई हीट में या ड्राई टेम्परेचर में या ड्राई सनलाइट में हम अपने सैंपल को क्या कर सकते हैं, स्टरलाइज कर सकते हैं। ये एक नेचुरल मेथड है फॉर स्टरलाइजेशन, ठीक है, जैसे कि इन वाटर टैंक, रिजर्वायर्स और लेक्स, ठीक है, इन सब में ये वाले जो ड्राइंग मेथड है ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट आता है हीट, ठीक है, मोस्ट रिलायबल मेथड होता है स्टरलाइजेशन का ये, ठीक है, जो कि यूज किया जाता है। जैसे इनोकुलेटेड वायर, इनको स्टरलाइज कर सकते हैं, नीडल्स, फोर्सेप्स, ये सारी चीजें जो होती हैं इनको हम हीट के थ्रू कर सकते हैं। जैसे कि हमने स्प्लिट लैम्प जमाया और जलाया, फिर उसके हम जो नीडल्स है हमारी उसको हम रेड हॉट कर लेंगे तो सारे माइक्रोब किल हो जाएंगे। या फिर जो फोर्सेप्स हम यूज करते हैं डाइसेक्शन वगैरह के लिए, उसमें भी हम क्या करेंगे, स्प्लिट लैम्प के ऊपर हम लगा के रखेंगे तो वो रेड हॉट हो जाएगा, और रेड हॉट होने के बाद क्या हो जाएगा, वो माइक्रोन जितने भी होंगे उसके सरफेस पे वो किल हो जाएंगे। फिर आता है फ्लेमिंग मेथड। फ्लेमिंग क्या है, पास ओवर फ्लेम विदाउट अलोइंग बिकम रेड हॉट, ठीक है, रेड हॉट करेंगे फ्लेम के थ्रू, जैसे कि मैंने अभी बताया। तो उसमें हम कौन कौन सी चीज को ऑटोक्लेव, ये मतलब स्टरलाइजेशन कर सकते हैं, जैसे कि कल्चर ट्यूब्स हो गया, ग्लास स्लाइड्स हो गए, स्कैल्पल्स हो गए, निडल हो गए, कवर स्लिप्स हो गए, इन सभी को हम रेड हॉट करके हीट फ्लेमिंग के थ्रू हम स्टरलाइज कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंसैलिनेशन। इंसैलिनेशन क्या होता है, ये भी एक रैपिड मेथड होता है। इसमें जैसे कि पैथोलॉजिकल मटेरियल जो है उनको हम स्टरलाइज कर सकते हैं, कंटामिनेटेड क्लॉथ्स जो होते हैं उनको हम स्टरलाइज कर सकते हैं, एनिमल्स जो कार्केसेस होते हैं, ठीक है, उनको भी हम प्रॉपर्ली स्टरलाइज हम कर सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसमें जो एक बीच में एक नेम आया था हॉट एयर ओवन। जैसे हॉट एयर ओवन का क्या फंक्शन है, ठीक है, तो ये हॉट एयर ओवन है, ये इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है फॉर स्टरलाइजेशन। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये हॉट एयर ओवन है, ये ज्यादातर लैब्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। द ओवन यूज ड्राई हीट फॉर स्टरलाइजेशन। इसमें जो इसके अंदर जो हीट होती है, ड्राई हीट होती है, जिससे हम स्टरलाइज करते हैं। इसका यूज कब करेंगे हम, जैसे कि ग्लासवेयर्स है उनको हम वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, और ड्राई करने के बाद इसको इसके अंदर हम रख देते हैं बिफोर यूज, ठीक है, यूज करने से पहले, ठीक है। तो इसमें हम क्या क्या चीज स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लासवेयर्स, फोर्सेप्स, सीजर्स, स्कैल्पल्स, ठीक है, ग्लास सिरिंजेस, स्वैब्स, लिक्विड पैराफिन, ठीक है, फिर डस्टिंग पाउडर, फैट्स, ठीक है, और ग्रीस वगैरह को हम अच्छे से स्टरलाइज कर सकते हैं। इसमें एक चीज जो ध्यान देने वाली बात है कि ये सुटेबल नहीं है सर्जिकल ड्रेसिंग्स के लिए, रबर के लिए, प्लास्टिक के लिए, वोलेटाइल के लिए। ये सारी चीजें आप इसमें गलती से भी मत रख दीजिएगा, नहीं तो वो गल जाएगा। या
इसको खराब कर देगा इस मशीन को। तो हमें ध्यान रखना है कि कोई भी रबर का आइटम या प्लास्टिक का या वोलेटाइल आइटम को हमें इसके अंदर नहीं रखना है। इसमें जो टेम्परेचर रेंज होती है वो जैसे कि इसमें लिखा हुआ है टेम्परेचर एंड टाइम, तो अगर आप इसमें 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करते हैं तो 60 मिनट के लिए रखना है। अगर 160 डिग्री टेम्परेचर सेट करते हैं तो 120 मिनट के लिए रखना है। अगर 150 टेम्परेचर आप सेट करते हैं इसमें तो 150 मिनट्स के लिए, और अगर 140 टेम्परेचर डिसाइड करते हैं आप इसमें सेट करते हैं तो 180 मिनट के लिए आपको रखना पड़ेगा स्टेरिलाइजेशन के लिए। ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। मॉइस्ट हीट का मतलब है किलिंग द माइक्रोब्स विद हॉट वाटर सिस्टम। ठीक है, इसमें जो माइक्रोब की किलिंग करेंगे हम वो हॉट वाटर से करेंगे हम। ठीक है, मैकेनिज्म क्या है इसका, डीनेचुरेशन एंड कोआगुलेशन ऑफ प्रोटीन्स। ये क्या करेगा, अगर कोई बैक्टीरिया है आपके सैंपल में या कोई फंगस है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, उसको डीनेचुरेट एंड कोआगुलेट कर देगा उसके प्रोटीन को। और आपको पता है कि जब प्रोटीन ही खत्म हो जाएगा उसके अंदर से जो उसकी ग्रोथ करता है तो बैक्टीरिया जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है ये जो है 3 टेम्परेचर की फॉर्म में होता है। नंबर 1, अगर टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है आपके मशीन में तो ये पॉस्चराइजेशन मेथड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, पॉस्चराइजेशन मेथड। तो पॉस्चराइजेशन मेथड में जो स्टेरिलाइजेशन होगा उसमें टेम्परेचर कितना होना चाहिए, बिलो 100 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, फिर अगर टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये मेथड कहलाएगा टिंडलाइजेशन मेथड। कौन सा मेथड, टिंडलाइजेशन मेथड। और तीसरा है हमारा, अगर टेम्परेचर 100 डिग्री से ज्यादा हो 100 डिग्री सेंटीग्रेड से तो ये कहलाएगा ऑटोक्लेविंग मेथड। ऑटोक्लेव का टेम्परेचर कितना होता है, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था आपको, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। कितना, 121 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो थोड़ा ऑटोक्लेव के बारे में डिस्कस कर लेते हैं हम। तो ऑटोक्लेव बेसिकली क्या है, आप देख रहे हो, ये बेसिकली एक हॉरिजॉन्टल ऑटोक्लेव है। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में आप लोगों को बताया था कि जो ऑटोक्लेव होता है वो 2 तरीके का होता है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो ये हॉरिजॉन्टल का मैंने डायग्राम यहाँ पे लगाया है। ठीक है, आप देख सकते हैं, आप अपना जो भी सामान है, जो भी ऑटोक्लेव जिसको करना है उसको आप इसके अंदर रख सकते हो और उसके बाद कैप ऑफ कर दो और टेम्परेचर वगैरह सेट करके अपना इसको क्लोज कर दो। ठीक है, तो इसमें मैंने बताया कि इसमें जो ऑटोक्लेव में 100 डिग्री से अपर टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर इसका टेम्परेचर होता है 121 डिग्री सेंटीग्रेड। इसमें ऑल काइंड्स के बैक्टीरिया, जितने भी बैक्टीरियल कंटामिनेशन है वो सारे के सारे किल हो जाएंगे इसमें, यानी कि स्टेरिलाइजेशन बेस्ट तरीके से हो जाएगा इसमें। ठीक है, इसमें जो है जो बैक्टीरियल सेल है, चाहे वो वेजिटेटिव हो या स्पोर्स की फॉर्म में। स्पोर्स किस में होते हैं आपको पता है, फंगस में स्पोर्स होते हैं। ठीक है, तो चाहे वो कंटामिनेशन जो भी है, पैथोजन जो भी है, चाहे वो वेजिटेटिव सेल का बना हो या स्पोर्स का बना हो, दोनों तरीके के जो पैथोजेंस है वो इसमें किल हो जाते हैं। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर चार्ट देख लेते हैं कि अगर हम टेम्परेचर इसका 121 सेट करते हैं तो 15 मिनट काफी होता है ऑटोक्लेव के लिए, स्टेरिलाइजेशन के लिए। अगर हम इसका टेम्परेचर 126 डिग्री सेंटीग्रेड सेट करते हैं तो इसमें ड्यूरेशन हमें 10 मिनट देना होता है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे आपका टाइम ड्यूरेशन उतना ही कम होता जाएगा। 134 डिग्री अगर हम सेट करते हैं तो 3 मिनट्स में ये कंप्लीट हो जाएगा आपका ऑटोक्लेव। ठीक है, तो ये तो मिनिमम टेम्परेचर है, बट जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है कि ज्यादातर हम यूज करते हैं 121 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 15 मिनट्स दे रखा है, तो 15 मिनट्स तो ऑटोक्लेविंग का टाइम है। बट आप अपने सामान पोर करोगे उसमें, फिर उसके बाद ऑटोक्लेव फिनिश होने के बाद आप उसको रिमूव करोगे जब तक प्रेशर डाउन नहीं होगा। तो ओवरऑल आपका इसमें 1 to 1.5 आवर्स आपका इसमें कंप्लीट होने में लग जाता है ऑटोक्लेव होने में। ठीक है, क्लियर। अब बात कर लेते हैं हम, आगे बात करेंगे हम रेडिएशंस की। जैसे कि मैंने अभी बताया कि कुछ रेडिएशंस यूज होते हैं, तो इसमें 2 तरीके के रेडिएशंस यूज होंगे, एक नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और दूसरा आयोनाइजिंग रेडिएशंस। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आपका आ जाएगा हॉट स्टेरिलाइजेशन कहलाएगा, और आयोनाइजिंग रेडिएशंस को हम कहते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। क्या कहते हैं हम, कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोनों, कि नॉन आयोनाइजिंग को कहते हैं हॉट स्टेरिलाइजेशन और आयोनाइजिंग रेडिएशंस को हम कहते हैं कोल्ड स्टेरिलाइजेशन। ठीक है, नॉन आयोनाइजिंग में जैसे कि हम इंफ्रारेड यूज कर सकते हैं, ठीक है, IR, UV लाइट यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि इंफ्रारेड यूज फॉर रैपिड मास स्टेरिलाइजेशन ऑफ प्री पैक्ड आइटम्स सच एज सिरिंज और कैथेटर्स। ठीक है, सिरिंज को हम करने के लिए इंफ्रारेड का यूज कर सकते हैं। आजकल जो
डॉक्टर्स होते हैं उनके केबल में भी आपको इस तरीके का एक चैम्बर मिल जाएगा जिसमें इंफ्रारेड होगा, जिसमें वो अपने जो इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टरलाइज करते हैं। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस में आपका जिसको हम कहते हैं कोल्ड स्टरलाइजेशन, इसमें हम गामा रेज, एक्स रेज वगैरह हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम किन किन चीज़ों को स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि स्टरलाइजिंग प्लास्टिक्स, सिरिंजेस, स्वैब्स, ठीक है, कैथेटर्स, एनिमल फीड्स, ठीक है, कार्डबोर्ड्स, ऑयल्स, ग्रासेस, फैब्रिक एंड मेटल फॉइल्स। ठीक है, मेटल फॉइल्स को हम इसमें भी स्टरलाइज हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे होंगे नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन में, यानी कि ये कोल्ड रेडिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है? कोल्ड रेडिएशन। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं हम फिल्ट्रेशन, जो कि एक मैकेनिकल मेथड है। ठीक है, तो मैंने बताया कि मार्केट में आजकल बहुत सारे फिल्टर्स आपको मिलेंगे, फिल्टर पेपर्स होंगे, फिल्टर क्लॉथ्स होंगे, और बायोटेक्नोलॉजी में तो स्पेशल यूज होता है, चाहे वो एनिमल टिश्यू कल्चर हो चाहे वो प्लांट टिश्यू कल्चर हो, जो मीडिया प्रिपरेशन करते हैं। जैसे कि एनिमल टिश्यू कल्चर में जब हम EMEM बनाते हैं या DMEM बनाते हैं मीडिया, तब उस टाइम पे हम इन तरीके के फिल्टर पेपर्स को हम, फिल्टर क्लॉथ्स को हम या फिल्टर पेपर्स को हम यूज करते हैं। ठीक है, तो इसमें जो आइटम्स होते हैं किनको हम स्टरलाइज कर सकते हैं, जैसे कि सेराफ, सॉल्यूशन ऑफ शुगर्स एंड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, जैसे कि हम कल मैंने बताया था स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह जो होते हैं, ठीक है, एंटीबैक्टीरियल होते हैं, ठीक है, स्ट्रेप्टोमाइसिन वगैरह, तो उनको फिल्टर करने के लिए भी हम क्या करते हैं, एंटीबायोटिक को फिल्टर करने के लिए भी क्या करते हैं हम, ये इन फिल्टर्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये वायरसेस के लिए होता है, ठीक है, स्पेशली वायरस के आइसोलेशन के लिए होता है। तो कौन कौन से फिल्टर यूज होते हैं इसमें? तो सबसे पहले आपका आएगा कैंडल फिल्टर, फिर आएगा आपका एस्बेस्टस फिल्टर, फिर आएगा सिनेटेटेड फिल्टर, ग्लास फिल्टर्स, और फिर मेम्ब्रेन फिल्टर्स। तो मेनली ये 5 जो फिल्टर्स हैं जो कि बायोटेक्नोलॉजी में ज़्यादातर यूज किए जाते हैं। इनका फिगर्स मैं दिखाता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में। ये देखिए, ये सारे आपको दिख रहे हैं, ये कैंडल लाइट फिल्टर्स हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं, जो कि हमारे उसमें यूज होता है, जो आपका RO होता है घर में, या देखा होगा आप लोगों ने आजकल घरों में RO यूज हो रहा है, तो उसमें कैंडल फिल्टर्स यूज किए जाते हैं। क्या फिल्टर यूज किया जाता है? कैंडल फिल्टर्स, जो कि माइक्रोब्स को क्लीन कर देते हैं। फिर आपका ये एस्बेस्टस की फिल्टर इस तरीके का मिलेगा, ज्यादातर लैब में आपको देखने को मिलेगा। तीसरा ये है सिनेटेड ग्लास फिल्टर्स, इस तरीके का। ये तो हम लोगों ने भी यूज किया था जब हम लोग एनिमल टिश्यू कल्चर करते थे, तब हम लोगों ने भी ये वाला यूज किया था। इसमें आप, ये फिल्टर लगा होता है यहाँ पे, इसमें आप अपना मीडिया पोर करें यहाँ पे, और नीचे फिल्टर होके आपका, अगर उसमें कोई वायरल पार्टिकल होगा तो वो क्लीन हो जाएगा इससे। ठीक है, तीसरा है ये पेपर फिल्टर। ठीक है, इसी तरीके का फिल्टर होता है बीच में इस जगह पे, यहाँ आप देख रहे हैं, यहाँ पे इस जगह पे इन पेपर्स को हम फिट कर देते हैं और ऊपर से इसकी कैप लगा देते हैं। फिर जो जिसको भी हमें क्लीन करना है उस सैंपल को हमने यहाँ पोर किया, और आपका जो क्लीन सैंपल है वो आपका नीचे आ जाएगा। जैसे कि मीडिया को फिल्टर करना हो, ठीक है, तो हम इस तरीके से फिल्टर हम कर सकते हैं। इसमें एक वैक्यूम लगा होता है इधर से। ठीक है, तो ये सारे अलग अलग टाइप के फिल्टर्स हैं जिनको हम जो है वायरस से स्टरलाइज करने के लिए, हम अपने सैंपल को वायरस से स्टरलाइज करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टरलाइजेशन का इंट्रोडक्शन आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।